हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट खरीफ क्रॉप का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, मूंग की खेती के बारे में। तो मूंग की खेती के बारे में हम लोग देखेंगे, इसमें इसका ओरिजिन देखेंगे, बोटेनिकल नेम देखेंगे, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, क्लाइमेट, सॉइल, वैरायटी, सीड ट्रीटमेंट, सीड रेट, वाटर मैनेजमेंट, मैन्यूर, फर्टिलाइजर, हार्वेस्टिंग, यील्ड। मतलब दोस्तों, हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे मूंग की खेती के बारे में। तो यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, कल्टीवेशन ऑफ ग्रीन ग्राम, इसे ग्रीन ग्राम भी जाना जाता है और मूंग भी कहा जाता है इंग्लिश में। इसका वैज्ञानिक नाम है विग्ना रेडिएटा। मूंग का वैज्ञानिक नाम है विग्ना रेडिएटा। यह दोस्तों लेग्यूमिनेसी फैबेसी फैमिली से आता है। लेग्यूमिनेसी फैबेसी फैमिली से आता है। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं 2n=22 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसका ऑरिजिन इंडिया कहीं कहीं पे देता है, कहीं कहीं पे अफ्रीका और कहीं कहीं पर सेंट्रल एशिया। तो इसका ऑरिजिन 3 जगह माना जाता है। तो मूंग का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? विग्ना रेडिएटा। मूंग किस फैमिली का है? लेग्यूमिनेसी फैबेसी। क्रोमोसोम इसमें 22 पाए जाते हैं। इसका ऑरिजिन इंडिया, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया कहा जाता है। इसकी एरिया डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मूंग का उत्पादन भारत में होता है, और भारत में सबसे ज़्यादा मूंग का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी आंध्र प्रदेश ही मूंग उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो यह हो गया मूंग का दोस्तों, मतलब जो एक शब्द में कहें, एक नज़र में जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या क्या मूंग का वैज्ञानिक नाम? किस मूंग का वैज्ञानिक नाम क्या है? विग्ना रेडिएटा। मूंग किस फैमिली का है? लिग्यूमिनेसी फैबेसी। क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? तो 2n=22 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसका ओरिजिन कहाँ है? तो इंडिया या अफ्रीका या सेंट्रल एशिया। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, भौगोलिक क्षेत्र वितरण, तो विश्व में सबसे ज़्यादा मूंग का उत्पादन भारत में होता है, और भारत में सबसे ज़्यादा मूंग का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। अब देखेंगे हम लोग इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व क्या है मूंग का। बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल बताऊंगा आप लोगों को। तो इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? मूंग का प्रयोग दाल के रूप में किया जाता है। यह रोगियों के लिए एक सर्वोत्तम दलहनी फसल होती है। दोस्तों, जब कभी किसी का तबीयत ज़्यादा खराब हो जाता है तो उसको डॉक्टर बोलते हैं पतला भोजन खाने के लिए, तो उसमें मूंग का दोस्तों खिचड़ी बना के दिया जाता है, मूंग की दाल बना के दिया जाता है दोस्तों, जो बहुत हल्का होता है। तो रोगियों के लिए सर्वोत्तम दलहनी फसल होती है। इसमें विटामिन ए व बी व विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। मूंग में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो स्कर्वी रोगियों के लिए लाभदायक होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, सभी को पता है। तो जो जिसको विटामिन सी रोग हो गया, जिसको स्कर्वी रोग हो गया है, उसको मूंग जो होता है बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो स्कर्वी रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। मूंग से नमकीन, पापड़, सब्जी व अन्य स्वादिष्ट मिठाइयाँ तैयार की जाती है। मूंग से दोस्तों नमकीन बनती है, मूंग की नमकीन बनती है, पापड़ बनता है मूंग से, मूंग की सब्जी भी बनती है। इससे अन्य स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी बनते हैं मूंग से। इसके दाने में 25% प्रोटीन, 60% कार्बोहाइड्रेट, 13% वसा पाया जाता है। इसकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। तो मूंग का आर्थिक महत्व क्या है? तो आप लोग बहुत आसानी से आप लोग बता देंगे कि मूंग का प्रयोग हम लोग दाल के रूप में करते हैं। यह रोगियों के लिए सर्वोत्तम दलहनी फसल होती है। इसमें विटामिन ए व बी पाया जाता है। इसमें विटामिन सी बहुत ही अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जो स्कर्वी रोग से पीड़ित रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। मूंग से नमकीन, पापड़ और अन्य स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनती हैं। इसके दाने में 25% प्रोटीन, 60% कार्बोहाइड्रेट, 13% वसा तथा इसकी जड़ में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो यह हो गया इसका आर्थिक महत्व। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, देखेंगे सॉइल को कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो यदि मिट्टी की बात करें तो मूंग की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी बहुत ही उपयुक्त होती है, बहुत ही सर्वोत्तम होती है, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होता है। तो मूंग की खेती बलुई दोमट मिट्टी पे की जाती है, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है। क्लाइमेट की बात करें तो इसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट की आवश्यकता होती है मूंग की खेती के लिए। वैरायटी की बात करें तो पूसा वैसाखी एक वैरायटी है, पूजा 10, पूजा 110,
पूसा 105, सुनैना, सुजाता, मोहनी, CO4, टाइप 1, टाइप 44, BM4, PDM 11। ये सब दोस्तों मुख्य वैरायटियाँ जो इसकी हैं वह हैं। दोस्तों इसमें जो मोहिनी और सुजाता है और टाइप 44 दोस्तों बहुत ही उपयुक्त होती है, बहुत ज़्यादा इसकी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो इसको कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है? इसे बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसका पीएच 6.5 से 7.5 के बीच होता है। क्लाइमेट की बात हो तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। वैरायटी मैंने बताया पूसा बैसाखी, पूसा 10, पूसा 110, पूसा 105, सुनैना, सुजाता, मोहनी, CO4 और टाइप 1, टाइप 44, BM4, PDM 11। तो यह था इसका वैरायटी। अब सीड रेट देखेंगे, बीज दर, कितने दूरी पे इसकी बुआई की जाती है। तो बीज दर क्या होता है, सॉरी ये बीज दर नहीं है, ये स्पेसिंग, कितने दूरी पर इसकी बुआई की जाती है। तो मूंग की बुआई दोस्तों 30 बाई 10 सेंटीमीटर पर की जाती है। मतलब दोस्तों यल से यल की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पी से पी की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों कुछ लोग, उस दिन मैं बता रहा था 30 बाई 10 सेंटीमीटर, तो कुछ लोग बोले थे कि ये मुझको समझ में नहीं आया। तो दोस्तों 30 का मतलब हो गया यल और 10 का मतलब हो गया पी। यल से यल का दूरी कितना होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर, और पी से पी की दूरी होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर। तो यह हो गया 30 बाई 10 का मतलब। इसकी जो गहराई होनी चाहिए 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर इसकी बुआई करनी चाहिए मूंग की। आगे चलते हैं। सोविंग टाइम, बुआई के समय, मूंग की बुआई कब की जाती है? तो मूंग के बुआई का जो उपयुक्त समय होता है, सबसे उपयुक्त समय जो माना जाता है वह 15 जून से 15 जुलाई तक माना जाता है। मूंग की बुआई का उपयुक्त समय 15 जून से 15 जुलाई तक माना जाता है। सीड ट्रीटमेंट की बात करें तो थीरम और क्रैप्टान 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज में मिलाकर इसके बीज को उपचारित किया जाता है। बुआई की विधि की बात करें तो इसमें दो तरह से बुआई होती है, एक लाइन सोइंग होता है, दूसरा होता है ब्रॉडकास्टिंग। एक मतलब दोस्तों लाइन से बुआई, एक होता है छिटकवा विधि। तो दो प्रकार की से बुआई की जाती है मूंग की, लाइन विधि से और छिटकवा विधि से। अब देखेंगे इसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की आवश्यकता कितनी होती है। तो इसमें एफ वाई एम का मतलब फार्म यार्ड मैन्यूर होता है, 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाता है। नाइट्रोजन 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से, फास्फोरस 40 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से, पोटेशियम 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर, और जो सल्फर होता है वह 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाता है। इतने उर्वरक की इसको आवश्यकता पड़ती है। अब देखेंगे दोस्तों उर्वरक की जो मात्रा है, जो ये पूरी मात्रा है बुआई, दोस्तों जो एफ इसको तो पहले ही छिड़काव कर दिया जाता है, पहले ही खेत में इसे डाल दिया जाता है। उसके बाद जो उर्वरक हैं इनका प्रयोग बुआई के समय कूड़ में बीज के नीचे 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पर देना चाहिए। जो उर्वरक बताए जा रहे हैं आपको, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, इसको बीज के नीचे 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर देना चाहिए। तो यह हो गया इसका मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। अब देखेंगे वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंध। वाटर मैन कब पानी देना चाहिए? तो वर्षाकालीन फसल में सूखा पड़ने की स्थिति में आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। यदि आवश्यकता है तो पहली सिंचाई फूल आने से पहले 20 से 25 DAS, मतलब दोस्तों होता है डे आफ्टर सोइंग, बुआई के 20 से 25 दिन बाद, दूसरी फूल आने की अवस्था पे 30 से 40 दिन के बाद, और तीसरी सिंचाई 50 से 60 दिन के बाद कर देनी चाहिए बुआई के। तो यदि सूखा पड़ा है तो इतनी बुआई करनी चाहिए। अब बात आती है हार्वेस्टिंग की, कटाई। जब 50 पहले दोस्तों जो मूंग होता है इसकी तोड़ाई 2 से 3 बार कर लेनी चाहिए। उसके बाद जब 50% फलियां पक जाएं तो लगभग 60 से 90 DAS पे, मतलब दोस्तों 60 से 90 दिन के बाद तो फसल की कटाई कर लेनी चाहिए, अथवा इसकी तोड़ाई 2 से 3 बार कर लेनी चाहिए दोस्तों, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। तो मूंग की कटाई हो गई। अब देखेंगे हम लोग इसमें उपज कितना प्राप्त होता है। तो यदि उपज की बात करें तो 10 से 12 कुंतल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज प्राप्त होता है। तो दोस्तों यह थी मूंग की खेती। मूंग की खेती के बारे में हम लोगों ने विस्तार से देखा। एक बार मैं आप लोगों को लेक्चर से बता देता हूँ, एक बार में पूरा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो मूंग का वैज्ञानिक नाम क्या है? विग्ना रेडिएटा। मूंग किस फैमिली का है? लेग्यूमिनेसी फैबेसी। इसमें क्रोमोसोम 2n बराबर 22 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसका ऑरिजिन इंडिया, अफ्रीका और सेंट्रल एशिया कहा जाता है। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मूंग का उत्पादन भारत में होता है, और भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर मूंग का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, और भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन भी आंध्र प्रदेश में ही होता है। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो मूंग का प्रयोग दाल के रूप में किया जाता है। इससे यह रोगियों के लिए एक औषधि मानी जाती है या सर्वोत्तम दलहनी फसल मानी जाती है। इसमें विटामिन ए व बी बहुत उपयुक्त, विटामिन ए व बी व सी उपयुक्त मात्रा में पाया जाता है,
जो दोस्तों विटामिन सी होता है स्कर्वी रोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो स्कर्वी रोग से पीड़ित रोगियों के लिए जो होता है बहुत ही फायदेमंद होता है मूंग। मूंग से नमकीन, पापड़, सब्जी व अन्य स्वादिष्ट मिठाई तैयार की जाती है। इसके दाने में 25% प्रोटीन, 60% कार्बोहाइड्रेट, 13% वसा पाया जाता है। इसकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर कर देते हैं। मिट्टी की बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होता है। क्लाइमेट की बात करें तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। वैरायटी मैंने बताया आप लोगों को, पूसा बैसाखी, पूसा 10, पूसा 110, पूसा 5, सुनैना, सुजाता, मोहिनी, CO4, टाइप 1, टाइप 44, BM 4, PDM 11। तो ये थी वैरायटी। सीड रेट की बात करें, सॉरी स्पेसिंग की बात करें तो 30 बाई 10 सेंटीमीटर। और इसकी गहराई की बात करें कितने गहराई बुआई करनी है तो 4 से 5 सेंटीमीटर। बुआई का समय दोस्तों इसका जो होता है 15 जून से 15 जुलाई तक माना जाता है। सीड ट्रीटमेंट के लिए थीरम और क्रेप्टान को 2.5 ग्राम को 1 किलोग्राम बीज में मिलाकर उपचारित किया जाता है बीज को। बुआई की विधि दो प्रकार से इसकी बुआई होती है। पहला होता है छिटकवा विधि, छिटकवा विधि। दूसरा होता है दोस्तों लाइन विधि। मैन्योर और फर्टिलाइजर की बात करें तो FYM 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाता है। नाइट्रोजन 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से, फास्फोरस 40 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से और पोटेशियम 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से, सल्फर भी 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से। तो FYM को छोड़कर जो भी उर्वरक बच रहे हैं, इन सभी उर्वरकों को बुआई के समय जो कूड़ होता है उसमें बीज के नीचे लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पर दे दिया जाता है। बुआई की जो जल प्रबंध होता है, वाटर मैनेजमेंट, यदि वर्षाकालीन फसल में सूखा पड़ रहा है तो सूखा पड़ने की स्थिति में आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। पहली सिंचाई फूल आने से पहले 20 से 25 दिन, बुआई के बाद 20 से 25 दिन देना चाहिए। दूसरी बुआई के 30 से 40 दिन बाद देनी चाहिए और तीसरी बुआई के 50 से 60 दिन बाद दी जाती है। कटाई की बात करें हार्वेस्टिंग की, तो जब दोस्तों फसल तोड़ने लायक हो गया है तो उसमें से 2-3 बार उसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। उसके बाद जब 50% फली पक जाए तो 60 से लगभग 90 दिन बाद बुआई के फसल को काट लेना चाहिए। काटने के बाद इसकी थ्रेसिंग करनी चाहिए थ्रेसर के द्वारा। उसके बाद इसमें दोस्तों यील्ड देखेंगे तो इसमें जो उपज है वह 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज प्राप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मैंने ज़्यादा समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।